हेलो एवरीवन। हम लोग का जो सीरीज अभी चल रहा है, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो ये सेकेंड सीरीज है, इसका पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस। जो अभी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 11 नंबर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग भी पहला पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज़ पहला पार्ट देख लें। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नर्सेज आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कमीशन ऑफ अ टॉट। बोल रहा है कि नर्सेज को टॉट के कमीशन मतलब टॉट के चार्ज में कभी कभी उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो बोल रहा है कि द नर्स अंडरस्टैंड दैट अ टॉट इज, तो नर्स कैसे अंडरस्टैंड करेगी टॉट क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द बॉडी ऑफ अनदर बाई अ रीजनेबल इंडिविजुअल। तो पहले तो टॉट होता क्या है, टॉट जो है एक रॉन्गफुल एक्ट होता है और टॉट बेसिकली दो में क्लासीफाई होता है। टॉट को अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो टॉट जो है ये मेनली दो में क्लासीफाई होता है। एक होता है इंटेंशनल और दूसरा होता है अनइंटेंशनल। एक तो होता है इंटेंशनल और दूसरा अनइंटेंशनल, दूसरा हो जाता है आपका अनइंटेंशनल। तो जो पहला वाला ऑप्शन जो बोल रहा है कि द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द बॉडी ऑफ अनदर बाई अ रीजनेबल इंडिविजुअल, जो कि जहाँ भी फोर्स की अगर बात आ जाती है तो ये बैटरी ना होकर के आपका क्या हो जाएगा, एक ये टॉर्क ना होकर के बैटरी कहलाएगा। ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन जो है ये डिफाइन कर रहा है, बैटरी का डेफिनेशन बता रहा है, टॉर्क का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है एन इलीजिबिलिटी कमिटेड बाई वन पर्सन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और पर्सन ऑफ अनदर। तो ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड ये फिट बैठ रहा है ये टॉट का। टॉट में या तो पर्सन के ऊपर या फिर उसके प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी मतलब एक्शन लिया जा रहा है कि उसका कोई भी अगर रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है या तो उसके प्रॉपर्टी के ऊपर या फिर डायरेक्टली पर्सन के ऊपर। ठीक है, तो उसी को हम लोग टॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, और बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। डूइंग समथिंग दैट आर रीजनेबल पर्सन अंडर ऑर्डिनरीली सर्कमस्टांसेस वुड नॉट डू। ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि लेकिन ये डिफाइन कर रहा है किस चीज़ को, नेग्लिजेंस को, कि जो कि मतलब ऐसा कुछ काम करना जो कि रीजनेबल इंडिविजुअल नहीं करेगा वैसा काम करना, और ये क्या होता है, नेग्लिजेंस का एक डिफिनेशन है। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है एन इलीजिबिलिटी कमिटेड अगेंस्ट द पब्लिक एंड पनिशेबल बाय द लॉ थ्रू द कोर्ट। ये क्या है, जहाँ पे कोर्ट आ रहे हैं पे एक क्राइम की बात कर रहा है। ये जो ये डेफिनेशन किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा क्राइम का डेफिनेशन। ठीक है, जो कि फोर्थ नंबर डिफाइन कर रहा है, जो कि क्राइम को बता रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन जो 2 था वही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। A client is placed on a stretcher and restrained with a strap. While being transported to the X-ray department, a strap breaks and the client falls to the floor, sustaining a fractured arm. Later, the client shows the strap to the nurse manager, stating, "See, the strap is worn just at the spot where it snapped." What is the nurse accountability regarding this incident? बोल रहा है कि क्या हुआ कि इसको पहले इसको लैंग्वेज को समझिए। लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि एक जो पेशेंट जो है वो क्या हो रहा है कि उसको एक्सरे डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक्सरे के लिए, और वो स्ट्रेचर पे है। और क्या हो रहा है कि वहाँ से स्ट्रेचर से वो गिर जा रहा है और गिरने के बाद उसका एक फ्रैक्चर हो जा रहा है। ठीक है, आर्म में, उसके हाथ में। तो बाद में पता चल रहा है कि कंप्लेन आ रहा है कि जो नर्स मैनेजर के पास कि देखिए जो जो स्ट्रैप जो था, जो स्ट्रेचर का स्ट्रैप जो था वो टूटा हुआ था, और वहीं पे और उसी स्ट्रैप का यूज करते हुए इसको स्ट्रेचर पे डाल के उसको स्ट्रैप से यूज किया गया, जो कि जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो गया, गिर गया और उसको फ्रैक्चर हो गया। तो ये क्या, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नर्सेज अकाउंटेबिलिटी। इसमें नर्सेज का क्या अकाउंटेबिलिटी है और इसमें कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कैसे यहाँ पे उनका ड्यूटी में क्या प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया है हाथ में और पेशेंट स्ट्रेचर से गिर गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी लॉ सूट बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पोंडिएंट सुपीरियर। बोल रहा है कि नहीं, इसमें नर्स का कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ ऑफ रिस्पोंडिएंट सुपीरियर का बात है। रिस्पोंडिएंट सुपीरियर यहाँ पे जो बात हुई है, रिस्पोंडिएंट सुपीरियर, ये जो चीज़ होता है क्या होता है कि यहाँ पे मेनली एम्प्लॉयर का दोष दिया जाता है। ठीक है,
एम्प्लॉयर का दोष होता है या एम्प्लॉई का दोष यहाँ पे एम्प्लॉई को नहीं बताया जाता है, एम्प्लॉयर को बताया जाता है। यानी जो भी प्रॉब्लम हुआ है, यानी पेशेंट गिरा है, ये ऑप्शन में ये बोल रहा है कि जो पेशेंट गिरा है इसमें नर्स का कोई दिक्कत नहीं है, नर्स का कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ जो एम्प्लॉयर है यानी हॉस्पिटल का जो ऑनर है उसकी वजह से ये चीज़ पेशेंट गिरा है। ये तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग बोल रहा है इसका, यानी ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, रेस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब यही होता है कि जो एम्प्लॉई के द्वारा जो गलती हुई है उसका हर्जाना कौन भुगतेगा और उसका जिम्मेवार कौन होगा, जो एम्प्लॉयर होगा वो होगा, यानी जो हेड बॉस है उसका इंस्टीट्यूट का वो होगा। तो यहाँ पे तो हेड बॉस यहाँ पे उसने ट्रांसफ़र नहीं किया था पेशेंट के, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये वाला ऑप्शन एक्सक्लूड हो गया, यानी इसको हटा देना है, यानी ये फिट नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्वियस नेग्लिजेंस बिकॉज ऑफ फेलियर टू रिपोर्ट डिफेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में ये बोल रहा है कि पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टाफ नर्स का, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जो भी मतलब डिफेक्टिव इक्विपमेंट जो था उसको इन्होंने नहीं रिपोर्ट किया, नहीं बताया। तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर आपको पता था डिफेक्टिव है तो उसको रिपोर्ट करने के बजाय रिपोर्ट करना है, बट वो बाद में करना है, लेकिन उसको पहले यूज ही नहीं करना है। ठीक है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका हट जाएगा, यानी गलत में चला जाएगा। नेक्स्ट है लाएबल along with the employer for misapplication of equipment or use of defective equipment that harms the client। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन यही होने वाला है। ठीक है, अब ये आंसर है यही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। क्यों? तो बोल रहा है कि लायबल का मतलब होता है कि जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो भी मतलब जो हुआ है इंसिडेंट हुआ है उसका लीगल रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्टाफ नर्सिंग है, क्योंकि उन्होंने ही अप्लाई किया है इसका, इसीलिए वही लायबल है इस चीज़ के लिए। और साथ साथ में एम्प्लॉयर भी लायबल है, लेकिन मेनली यहाँ पे स्टाफ नर्स ने अप्लाई किया है डिफेक्टिव चीज़ को, वही लायबल है, क्योंकि ये मिस एप्लीकेशन हुआ है, जो कि डिफेक्टिव इक्विपमेंट था उसको उन्होंने यूज किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 4th नंबर ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक्सोनेरेटेड बिकॉज ओनली द हॉस्पिटल एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक वर्ड जो दिया है एक्सोनेरेटेड, एक्सोनेरेटेड मतलब ये होता है कि मतलब ऑफिशियली ये बोल दिया गया, यानी ये बोला जा रहा है कि कोई भी मतलब जैसे स्टाफ नर्स क्या है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हॉस्पिटल वाले रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी जो हॉस्पिटल वाले ही रिस्पॉन्सिबल हैं। यही बोला, ये इस वाले ऑप्शन में ये बोल रहा है कि स्टाफ नर्स का इसमें कोई गलती नहीं है और यहाँ पे हॉस्पिटल वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन हम लोग का 3 हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अ 2-year-old चाइल्ड एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोनिया वाज एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक, फ्लूइड एंड ऑक्सीजन। द चाइल्ड temperature increased until it reached 103 degree Fahrenheit. When notified, the healthcare provider determined that there was no need to change treatment even though the child had a history of febrile seizures. Although concerned, the nurse took no further action. Later, the child had a seizure that resulted in neurologic impairment. Legally, who is responsible for the child injury? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक 2 साल का बच्चा है जिसको न्यूमोनिया हो रखा है। ठीक है, और उसको क्या हो रहा है, जो मेडिसिन दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, उसको फ्लूइड और ऑक्सीजन उसको चल रहा है, उसके बावजूद भी उसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच गया है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच गया है। और स्टाफ नर्स ने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई किया, लेकिन हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कोई भी एक्शन और कोई भी ट्रीटमेंट में चेंज नहीं किया, और उसी को कंटिन्यू किया इन्होंने हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने, और बच्चा क्या हो गया, उसको सीजर आ गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, न्यूरोलॉजिक इम्पेयरमेंट हो गया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, लीगली कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, चाइल्ड को जो इंजरी हुई है, न्यूरोलॉजिक इम्पेयरमेंट, न्यूरोलॉजिक इंजरी जो हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिकॉज दिस डिसीजन टुक प्रेसिडेंस ओवर द नर्सेज कंसर्न। तो आप लोग को यही लग रहा होगा कि ऑप्शन जो ए है वही करेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है।
हम आगे डिस्कस करेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चाइल्ड हेल्थ एंड ट्रीटमेंट रेजिमेन। जो ऑप्शन नंबर 2 है बोल रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, क्योंकि पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऊपर। ऐसा नहीं है सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी नहीं होती है, बाकी स्टाफ जो स्टाफ नर्स हैं उनके ऊपर भी दोनों का कंबाइंड इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये भी यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा, यानी ये आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है नर्स बिकॉज फेलियर टू फर्दर क्वेश्चंस द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द चाइल्ड स्टेटस प्लेस्ड द चाइल्ड एट रिस्क। जो ऑप्शन 3 है यही आंसर इसका है, क्योंकि जो स्टाफ नर्स है एज अ एडवोकेट क्लाइंट एडवोकेट की तरह काम करना होता है स्टाफ नर्स को, तो फर्दर क्वेश्चन करना चाहिए था जब भी कंसर्न था और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोला था कि कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट में, फिर भी आपको फर्दर उनको क्वेश्चन करना चाहिए था कि हाँ क्यों मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको हिस्ट्री है फेब्राइल सीजर का। तो यहाँ पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा क्योंकि इन्होंने फर्दर क्वेश्चन नहीं किया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो रहा है, नाइदर बिकॉज हाई फीवर आर कॉमन इन चिल्ड्रन एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैड लिटिल कॉज फॉर कंसर्न। जो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि बच्चे को फीवर होता है और ये चीज़ कॉमन कंसर्न है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है अ ग्रेजुएट नर्स इज प्रिपेयरिंग टू अप्लाई टू द स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग फॉर लाइसेंसियोर टू प्रैक्टिस एज अ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स, व्हाट ग्रुप प्राइमरीली इज प्रोटेक्टेड अंडर द रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। हो रहा है इसमें कौन सा जो ग्रुप है जो कि प्रोटेक्ट हो रहा है कि कौन सा ग्रुप जो है प्राइमरीली क्या हो रहा है, प्रोटेक्टेड हो रहा है, इज प्रोटेक्टेड अंडर द रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग का जो रेगुलेशन है जो कि स्टेट बोर्ड यहाँ पे जो ये डिस्क्राइब करता है और जो लाइसेंसियोर करता है, उससे कौन सा ग्रुप प्रोटेक्ट होता है। तो पहला है पब्लिक, नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग नर्स, थर्ड है एम्प्लॉइंग एजेंसी और फोर्थ है पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसका आंसर जो रहेगा पब्लिक रहेगा। क्यों, क्योंकि पब्लिक जो है बड़े मतलब पब्लिक को हर साइड से जो कि पब्लिक को ही बचाने के लिए जो कोई भी एक्ट पारित होता है, ठीक है। तो ये जो नर्सिंग का लाइसेंसियर और नर्सिंग एक्ट जो है वो भी पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही और पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इसको बनाया गया है इस एक्ट को। और नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग नर्स, प्रैक्टिसिंग नर्स को भी प्रोटेक्ट करता है बट मेनली फोकस किसके ऊपर किया गया है, पब्लिक के ऊपर। क्योंकि अगर आप लाइसेंस किसको मिलता है, नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन किसको मिलता है, जो कि प्रॉपर 3 ईयर जीएनएम या 4 ईयर बीएससी नर्सिंग जो कंप्लीट किए रहते हैं उन्हीं को लाइसेंस मिलता है। क्योंकि अगर किसी को भी लाइसेंस मिल जाए या फिर अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो कोई भी अपना मतलब एज ए नर्सिंग प्रैक्टिस करने लग जाएगा जो कि पब्लिक को उसके हार्म हो सकता है। इसीलिए पब्लिक को बचाने के लिए नर्सिंग एक्ट लाया गया है और लाइसेंस दिया जाता है जो कि प्रॉपर जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करते हैं 4 ईयर या 3 ईयर्स जीएनएम या फिर 4 ईयर बीएससी कंप्लीट करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉइंग एजेंसी, ये भी इसमें अप्लीकेबल नहीं है कि एम्प्लॉइंग एजेंसी कैसे प्रोटेक्ट होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ है जो पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपको लगेगा कि यही आंसर है बट ये वाला आंसर नहीं है, क्योंकि सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम वाले पीपल को ही इसमें टारगेट किया गया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्टाफ नर्स जो है सिर्फ जो हेल्दी पीपल हैं या फिर जो इल पीपल हैं